औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जनरल पैथोलॉजी के आज के लेक्चर में जो है हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम हीलिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हीलिंग के जो स्टेप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हीलिंग स्टेप्स बेटा देखें कैसे होते हैं। हीलिंग ऑफ स्किन वाउंड्स, हीलिंग ऑफ स्किन वाउंड से मुराद ये है कि जो फ़र्ज़ करें आपकी जो स्किन है, आपका कोई उसके ऊपर कोई कट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, ज़ख़म हो जाता है स्किन के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा जब हम खाना शाना बनाते हैं या सालन वगैरह, तो छुरी वगैरह लग जाती है फ्रूट वगैरह काटते हुए। कोई भी ऐसी जो है ड्यूरिंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में उसमें कोई भी प्रिक हो सकता है। ठीक है ना, हिस्टोपैथोलॉजी में जो है ग्रोसिंग के दौरान कोई भी जो है आपको इंजरी जो है वो हो सकती है। अब HND वालों का जाहिर बात है आपका तो खाने पकाने के साथ जो है वो कनेक्शन है, तो इसमें अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें हम देखेंगे कि अगर वो इंजरी जो है वो माइल्ड है तो कैसे उसने ठीक होना है। अगर वो इंजरी जो है वो सीवियर है तो फिर जो है कैसे उसने ठीक होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, हीलिंग क्या है। अब सबसे पहले तो हम हीलिंग को देखते हैं। हीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें एंडोथीलियल रीजनरेशन और कनेक्टिव टिश्यू फार्मेशन, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में हो रही होती हैं। दोबारा देखें, इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ एपिथेलियल रीजनरेशन, इसमें एपिथेलियल रीजनरेशन भी हो रही होगी और कनेक्टिव टिश्यू स्कैर फार्मेशन भी हो रही होगी। तो कनेक्टिव टिश्यू स्कैर फार्मेशन और एपिथेलियल रीजनरेशन, ये दोनों प्रोसेस जो है हीलिंग में जो है बेटा एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। ठीक है ना, और इस तरह से क्या होता है कि दस illustrative of general principles that apply to healing in all the tissues। तो इस तरह से जो हीलिंग के जो जनरल प्रोसेसेस हैं सारे के सारे टिश्यूज़ के लिए, वो बेटा इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होते हैं। मतलब कि जो जनरल प्रिंसिपल्स होंगे हीलिंग के, वो सारे के सारे इस पर अप्लाई होंगे कि इसमें कैसे सबसे पहले जो है वो स्कैर फार्मेशन होनी है, तो स्कैर किस चीज़ का बनना है। ठीक है ना, उसमें एंजियोजेनेसिस अगर होनी है तो एंजियोजेनेसिस जो है वो कैसे होगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है आज के इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बोन्स, देखें, बेस्ड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बोन्स द हीलिंग ऑफ द स्किन इज सेड टू अकर बाय फर्स्ट और सेकंड इंटेंशन। अब हीलिंग को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हीलिंग को किस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कौन सी उनकी बुनियाद है जिसके ऊपर हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें बेटा एक तो ये चीज़ है कि जो साइज़ है वाउंड का, जो ज़ख़म है उसका जो साइज़ है वो किस नेचर का है। ठीक है ना, मतलब कि वो माइल्ड है, कम गहरा है, गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है कि जिसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है या जो उसमें इसके जो बेसिक सेल्स हैं वो ही डैमेज हो गए हैं, वो वाला है या सुपरफिशियल है, किस तरह का जो है वो ज़ख़म है। हीलिंग ऑफ द स्किन इज सेड टू अकर बाय द फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंशन। इसमें फिर हम उसके अलावा फिर साइज़ ऑफ टिश्यू, साइज़ ऑफ द वाउंड एंड नेचर ऑफ द टिश्यू। साइज़ ऑफ द वाउंड में यही चीज़ें देखेंगे कि जो ज़ख़म है वो गहरा है, कम गहरा है, ज़्यादा गहरा है, कितना गहरा है। और नेचर ऑफ द टिश्यू में हम ये चीज़ें देखेंगे कि जिस टिश्यू के अंदर जो है वो ज़ख़म हुआ है, वो टिश्यू जो है बेटा वो कौन सा टिश्यू है। बात समझ आ गई ना, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बेटा डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो दोबारा रिपेयर की या रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमने हीलिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया, हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन एंड हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन लेफ्ट साइड पे है ये वाली, और हीलिंग ऑफ द बाय द सेकंड इंटेंशन जो है ये राइट साइड पे है। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन देखें, इसमें सबसे पहले स्कैब होगा। ठीक है ना,
और इसके साथ ही जो है वो न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, इसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, क्लॉट जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर नीचे से क्या होगा कि जो यहाँ से न्यूट्रोफिल इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, न्यू कैपिलरी फार्मेशन होना शुरू हो जाएगी। जबकि दूसरी जानब सेकंड इंटेंशन में क्या है कि अब यहाँ पर टोटली एक नया स्कैर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्लड वेसल है ये इस एरिया में जो है वो नहीं है, तो इसीलिए जो ब्लड वेसल है इस एरिया में नहीं है, तो यहाँ से अब जो है जो टिश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद रीजनरेट करेंगे। यहाँ पे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह सेकंड इंटेंशन में नहीं आएंगे। थर्ड वीक्स में 24 आवर्स में ये तब्दीलियाँ आती हैं। फिर 3 to 7 वीक्स में जो है इसमें जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि इसमें माइटोसिस हो जाएगी, ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे, वहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, और जो नई कैपिलरीज हैं उनकी फार्मेशन जो है होना शुरू हो जाएगी फर्स्ट इंटेंशन के अंदर। जबकि सेकंड इंटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता। वीक्स में जब हम देखते हैं तो इसमें फाइब्रस लेजन है। फाइब्रस लेजन में आप देखें कि वाउंड कंसंट्रेशन है, वाउंड कॉन्ट्रैक्शन होगी। वाउंड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो साइज़ है वाउंड का वो कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे हीलिंग जो है होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन में इसमें बेटा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली है कि इसमें सबसे पहले 24 आवर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें स्कैब बन जाएगा। अब स्कैब के इर्द गिर्द ये यहाँ पर ब्लड वेसल है, वो स्कैब जो है वो ब्लड वेसल्स तक पेनिट्रेट कर रहा है, और यहाँ पर फिर जाहिर बात है जब इंजरी होगी तो ब्लड वेसल जो है उनका डायमीटर जो है आपको पता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। जो परमेबिलिटी है ब्लड वेसल्स की वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह जो है वो आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। जबकि सेकंड इंटेंशन में क्या होगा कि यहाँ पर स्कैर फार्मेशन हो जाएगी, एक मैस जो है वो बन जाएगा जिसको हम स्कैर बोलते हैं। स्कैर फार्मेशन होनी शुरू हो जाती है। सो स्कैर फार्मेशन के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर भी जो है वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो है आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड इसमें 3 to 7 डेज़ में क्या होगा, 3 to 7 डेज़ में जो अंदर वाले जो सेल्स हैं अब उन्होंने जो है यहाँ पे जो स्कैब था उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया है न्यूट्रोफिल्स ने, मैक्रोफेजेस ने, और यहाँ से जो ये जो सेल्स थे, एपिथेलियल सेल्स थे, इनकी माइटोसिस हुई है। माइटोसिस होने के नतीजे में क्या हुआ कि सेल्स जो है वो जल्दी से डिवाइड कर गए हैं। सेल्स जो है वो जल्दी से डिवाइड करने के साथ साथ जो है वो क्या हुआ है कि इस एरिए में जो है वो जो सेल जो पहले से डैमेज हो चुके थे अब वो जो सेल्स हैं वो दोबारा बन गए हैं इस एरिए के अंदर, ठीक है ना। उन्होंने वो टिश्यू जो है वो बना दिया। अच्छा, जबकि सेकंड इंटेंशन में ये जो एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो देखें कि ये ब्लड वेसल जो हैं ये आगे की तरह जैसे कॉम्पलें निकलती हैं शाखों की डालियों के आगे से, इसी तरह इन ब्लड वेसल्स की भी कॉम्पलें निकल आएंगे जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। सो एंजियोजेनेसिस जो है ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होने से ये देखें जो नया न्यूली फॉर्म्ड एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल जो है वो पेनिट्रेट कर जाएंगी। फिर उसके बाद देखें वीक्स में क्या होगा, अब वो जो न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस है वो भी जाहिर बात है उनका काम ख़त्म हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो गए, यहाँ से अपने अपने घरों को चले गए। अब जनाब वो एक बाकायदा तौर पे एक टिश्यू फार्मेशन हो गई है। देखें वो टिश्यू फार्मेशन इस तरह से हुई है कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल जो था टिश्यू उसकी तरह का ही है, बस थोड़ा बहुत उसकी जो है वो कमी बेशी जो है वो रह गई है, बाकी सारा जो है वो नॉर्मल है। तो उसके बाद देखिए हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। अब ज़रा थोड़ा सा इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन में ये आप देख लें कि व्हेन द इंजरी इन्वॉल्व्स ओनली द एपिथेलियल लेयर्स, जब इंजरी में सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल लेयर्स ही होगी तो जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है रिपेयर का वो एपिथेलियल रीजनरेशन ही होगा। बात समझ आ गई कि नहीं। अगर ज़ख़म इतना सादा होगा या इतना छोटा होगा कि उस ज़ख़म में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अपर लेयर है स्किन की जिसको आप एपिथेलियम बोलते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ वही इन्वॉल्व है तो फिर क्या होगा कि इसमें रिपेयर का जो मैकेनिज़्म है उसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल जो है वो ही होंगे। सो इसमें जो मैकेनिज़्म होगा वो भी एपिथेलियल रीजनरेशन का मैकेनिज़्म होगा। इसको हम प्राइमरी यूनियन भी बोलते हैं या हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन भी बोलते हैं। प्राइमरी यूनियन या फिर हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हेयर इज हीलिंग ऑफ द क्लीन अनइन्फेक्टेड सर्जिकल इंसिजन। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि इसमें जो है वो
साफ़ सुथरे एक जो है वो सर्जिकल इंसिजन से मुराद ये है कि सर्जरी के दौरान जो आपने ज़ख़म लगाया था, जो है ज़ाहिर बात है इंसिजन देना पड़ता है, तो उसकी हीलिंग है, ठीक है ना। और ज़ाहिर बात है सर्जिकली जो इंसिजन लगाया जाएगा उसमें जाम्स भी नहीं होंगे, वो ज़ाहिर बात है जिस के साथ लगाया जाएगा, ब्लेड के साथ लगाया जाएगा, सर्जिकल ब्लेड के साथ, तो वो सर्जिकल ब्लेड जो है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, उसमें किसी किस्म के जरासीम वगैरह का जो है वो चांस नहीं होता। सो ओनली फोकल डिसरप्शन ऑफ द एपिथेलियल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्टीन्यूटी, इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी कॉन्टीन्यूटी जो है वो डिसरप्ट हुई है। एंड डेथ ऑफ रिलेटिवली फ्यू एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ एपिथेलियल सेल्स और कुछ जो है वो उसके बाद जो है वो अपना कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो उनके थोड़े से सेल्स, एपिथेलियल सेल्स कुछ और कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल, यही इसके अंदर जो है वो ख़त्म होंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेटा एज इट इज़ ही रहेंगी इसके अंदर, ठीक हो गया। सो इसमें देखें रिपेयर अब जो है वो 3 कनेक्टेड प्रोसेसेस के साथ जुड़ी हुई है। उसमें सबसे पहले इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, ठीक है जी। इन्फ्लेमेशन के बाद जो है वो प्रोलिफरेशन आ जाएगी टिश्यूज़ की, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा, प्रोलिफरेशन आ जाएगी, प्रोलिफरेशन के साथ ही जो है वो मैचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली फिर 3 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले इंजरी के बाद जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो है वो प्रोलिफरेशन, और प्रोलिफरेशन के बाद जो है वो मैचुरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये इस पिक्चर में आप देख लें, ये एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस है, इसमें जो है ये ब्लड क्लॉट जो है ये बना है, ब्लड क्लॉट फार्मेशन हुई है, तो ब्लड क्लॉट फार्मेशन के साथ साथ जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। जो अभी हमने कहा कि सबसे पहला स्टेप जो है वो इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, स्कैब फार्मेशन होगी, उसके साथ साथ जो है वो फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस इस एरिया में आ जाएंगे, और ब्लड वेसल जो है ये इस एरिया के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी। सेकेंडली है इसमें प्रोलिफरेटिव फेज़, इन्फ्लेमेटरी फेज़ के बाद अगली फेज़ जो है वो बेटा इसमें प्रोलिफरेटिव फेज़ आती है। प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होगा कि जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो इस एरिया में आ जाएंगे, इसके साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट के साथ साथ सबक्यूटेनियस फैट जो है वो आ जाती है, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस फैट आ जाएगी। अब उसके बाद जो अगली स्टेजेस है वो है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि रीमॉडलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई किसी एरिया के अंदर टिश्यू फार्मेशन हो जाती है, हीलिंग जब होती है, तो वो नॉर्मल टिश्यू जो बनता है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू भी बन जाता है। तो एक्स्ट्रा टिश्यू जो है वो जारी बात है उसको रिमूव करना होता है, एक्स्ट्रा टिश्यू को वहाँ से ख़त्म करना होता है। तो एक्स्ट्रा टिश्यू को वहाँ से जो है वो रिमूव करने का नाम जो है वो रीमॉडलिंग है। जैसे आप ये कह लें कि एक मिस्त्री जब प्लस्तर करता है तो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा सीमेंट जो है वो लगा देता है, तो एक्स्ट्रा जो सीमेंट होता है जो वो उसको लेवल करता है तो एक्स्ट्रा सीमेंट उतार देता है। इसी तरह से जो रीमॉडलिंग है इसमें एक्स्ट्रा जो टिश्यू होगा, जो एक्स्ट्रा टिश्यू फार्मेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। बॉन्डिंग काजेज़ द रैपिड एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन पाथवे, इसमें जो बॉन्डिंग है, जो ज़ख़म बना है उसने बड़ी जल्दी से कोआगुलेशन पाथवे को एक्टिवेट कर दिया है और इसके नतीजे में ब्लड क्लॉट बन गया है। जो बॉन्ड की सरफेस है उसके ऊपर जो है वो ब्लड क्लॉट बन गया। इसके साथ साथ जो है वो इंट्रैप्ड रेड सेल्स भी बन जाएंगे। क्लॉट जो है उसमें फिब्रिन होगी, फिब्रिन में नेक्टिन होगी, इसके अलावा जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होंगी। सो क्लॉट जो है वो सर्व करता है एज अ, जो जैसे ही बेटा क्लॉट बनेगा तो जारी बात है क्लॉट का मकसद ये होगा कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप करे। क्लॉट जो है वो सर्व करता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए और एक्ट करता है एज अ स्कैफोल्ड या माइग्रेटिंग सेल्स, ठीक हो गया। सो अट्रैक्ट बाय द ग्रोथ फैक्टर्स, अब जारी बात है इन्फ्लेमेशन होगी तो ग्रोथ फैक्टर्स आ जाएंगे, इसमें साइटोकाइनिन आ जाएंगे, ठीक है ना, कीमोकाइनिन आ जाएंगे, ये उस एरिया में जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। इसमें फिर क्या होगा कि रिलीज़ ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर लीड टू द इंक्रीज ऑफ द वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंड एडिमा। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जैसी रिलीज़ होंगी तो उसके साथ क्या होगा कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब गैप ज़्यादा होने से जारी बात है बेटा जो
ब्लड है उसमें से जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो इस एरिया में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम एडीमा बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल की जो परमिएबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, सो जैसे ही एज द डिहाइड्रेशन अकर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द क्लॉट स्कैब कन्वर्टिंग द बाउंड इज फॉर्म। तो जैसे ही उसमें से जो डिहाइड्रेशन होगी, सारी बात है, जो ज़ख़म भरता है तो उसमें ऊपर जो एक जिसको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसको कहते हैं, ऊपर जो आ जाता है ये स्कैर सा बन जाता है ज़ख़म के ऊपर, वो जैसे ही वो आपने देखा होगा वो खुश होता है, उसमें जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी तो वो स्कैर फॉर्मेशन या बाउंड हीलिंग स्टार्ट होगी। 24 आवर्स के बाद क्या होगा कि न्यूट्रोफिल जो है वो इस एरिया में देखे गए हैं, उस एरिया में मार्जिनेटिंग करते हुए फिब्रिन क्लॉट की जानब। ये इसके अलावा जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो कि उस डेब्रिस को क्लियर करते हैं। वेजल सेल जो हैं कट एज के ऊपर जो है एपिडर्मिस के, वो इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सो विद इन 24 to 48 आवर्स, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल हैं वो डिपॉजिट कर देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स को डिपॉजिट कर देंगे। सेल जो हैं, द सेल्स मीट इन द मिड लाइन बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्कैब। जो सेल्स हैं, ज़ाहिर बात है, अब जो बाउंड होगा उसकी बिल्कुल दरमियान में आके दोनों सेल्स जो है वो जुड़ते हैं, मतलब आधे सेल इस साइड से आ जाएंगे और आधे सेल जो है वो इस साइड से आ जाएंगे, वो बिल्कुल दरमियान में जो है वो आकर जो है वो जुड़ते हैं। yielding a thin but continuous epithelial layer that closes the wound। अब ये इसके नतीजे में जो है एक बहुत पतली लेकिन एक जो है वो कॉन्टीन्यूस लेयर जो है वो बन जाती है, ज़ख़म की एक कॉन्टीन्यूस लेयर जो है वो बन जाती है, जो कि बाद में ज़ख़म को जो है वो क्लोज़ कर देती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें तीसरे दिन में क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो है वो लार्जली रिप्लेस हो जाएंगे मैक्रोफेजेस से, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स की जगह मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसिजन को इन्वेड करना शुरू कर देगी, इंसिजनल स्पेस को जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्लियर कर देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डेब्रिस को, इसके अलावा फिब्रिन को और अदर फॉरेन मटेरियल्स को। इसके साथ साथ ही जो है वो एंजियोजेनेसिस, जिसको हम ब्लड वेसल्स फार्मेशन कहते हैं, उसको प्रमोट किया जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो इस एरिया में डिपॉजिट हो जाएगा। कोलेजन फाइबर जो हैं अब एविडेंट हैं इस इंसिजनल मार्जिन्स के, मतलब कि कोलेजन फाइबर्स भी आ जाएंगे उस इंसिजनल मार्जिन्स के साथ साथ। एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है और इसके साथ साथ एक कवरिंग बना देती है जो कि नॉर्मल थिकनेस जो है एपिडर्मिस की उस तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना, एक ऐसी कवरिंग बना देगी जो कि एक नॉर्मल थिकनेस जो है उस तक ले जाएगी। एपिथेलियल सेल्स proliferation continues forming a covering approaching to the normal thickness of the epidermis। by day 5th, 5वें दिन में क्या होगा देखें, जो नियोवैस्कुलराइजेशन है वो अपने पीक पे पहुंच जाएगी। नियोवैस्कुलराइजेशन किसको कहते हैं कि नई ब्लड वेसल्स का बनना, ठीक है ना, वो अपने पीक पे होंगी। जो ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ हैं, मतलब कि टिश्यूज़ के अंदर जो ग्रैनुलेशन है वो जो है वो फिल कर देगी जो इंसिजनल स्पेस है, मतलब कि कट की जो स्पेस है उसको ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो भर देंगे। जो नई वेसल्स हैं अब जो बनी हैं वो अलाउ करेंगी प्लाज्मा प्रोटीन के पैसेज को, और इसके अलावा फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है उसको जो नई ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से। न्यू ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो एडिमेटस का बन जाएगा। माइग्रेशन होगी फाइब्रोब्लास्ट की उस एरिया के अंदर जहाँ पर इंजरी हुई है, और इसको कंट्रोल कौन करेगा, कीमोकाइंस करेंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इसके अलावा ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, और इसके अलावा जो है वो फोलिकुलर ग्रोथ फैक्टर जो है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सॉरी। ये सब्सिक्वेंट प्रोलिफरेशन जो है ये ट्रिगर होगी मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स के, जिसमें वही प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना, इयोसिनोफिल ग्रोथ फैक्टर है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है ना, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वगैरह वगैरह। सो एपिडर्मिस जो है वो कवर करती है नॉर्मल थिकनेस को एज द डिफरेंशिएशन ऑफ द सरफेस सेल्स यील्ड अ मैच्योर एपिडर्मल आर्किटेक्चर। जो एपिडर्मिस है वो नॉर्मल थिकनेस को रिकवर करेगी जैसा कि डिफरेंशिएशन हो जाती है सरफेस सेल्स की, और इसे एक मैच्योर एपिडर्मल आर्किटेक्चर जो है
विद सरफेस कैरेटिनाइजेशन जो है, मतलब कि उसकी इर्द गिर्द पे कैरेटिनाइजेशन हो जाएगी और उससे एक मैच्योर जो है वो एपिडर्मल आर्किटेक्चर जो है वो वजूद में आता है। सेकंड वीक में क्या होगा कि कंटिन्यूड कोलाजन एक्यूमुलेशन होगी, मतलब कि कोलाजन एक्यूमुलेशन हो जाएगी उस एरिया के अंदर बड़ी। कंटिन्यू से मुराद ये है कि ये नहीं होगा कि कोलाजन किसी एरिया में होगा किसी एरिया में नहीं होगा, मतलब एक कोलाजन की एक पूरी एक लेयर बन जाएगी, परत बन जाएगी उस एरिया में, ठीक हो गया ना। सो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे उस एरिया के अंदर और एडिमा फॉर्मेशन हो जाएगी और जो वेस्कुलरिटी है ब्लड वेसल्स की वो ज़्यादा हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब्सिक्वेंटली डैमेज। सो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट का मतलब ये है कि ल्यूकोसाइट्स उस एरिया से चले जाएंगे, एडिमा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एडिमा ख़त्म होने से क्या होगा कि जो वेस्कुलरिटी है ब्लड वेसल्स की वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो सारी चीज़ें जो हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल स्टेज की जनब आ रही। सो प्रोसेस जो है वो बैलेंसिंग या ब्लांचिंग कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे इंक्रीज्ड कोलेजन डेपोजिशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इंसिजनल स्कैर्स के अंदर और इसके साथ साथ जो वेस्कुलर चैनल्स हैं उनमें भी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखें बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ के एंड के ऊपर क्या होगा, अब जो स्कैर है वो अब द स्कैर कंप्राइजेज सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। स्कैर के अंदर जो है वो सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाएंगे जिसमें ज़्यादातर जो है वो ऐसे होंगे कि जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होंगे। डिवॉइड ऑफ का मतलब है कि उनमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होंगे और ये कवर होंगे, इनकी जो साइडें हैं वो कवर किससे होंगी, नॉर्मल एपिडर्मिस के साथ, ठीक है ना। इनकी जो साइड्स हैं वो नॉर्मल एपिडर्मिस के साथ जो है ये कवर हो जाएंगे। जो नॉर्मल अपेंडेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक ऐसी लाइन में, एक ऐसी इंसिजनल लाइन में जो कि परमानेंटली जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कि पहले ये होगा कि ज़ख़म दोनों साइडों से भरना शुरू हो जाएगा, ज़ख़म दोनों साइडों से भरता भरता बिल्कुल दरमियान में एक लाइन आ जाएगी, मतलब कि जहाँ से आधा ज़ख़म इस साइड से भर जाएगा आधा इस साइड से, तो दरमियान में जब वो दोनों साइड्स के जो टिश्यूज़ हैं जो ज़ख़म को भरे हैं वो जुड़ेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं कि वो लाइन भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, परमानेंटली लॉस हो जाती है। उसके साथ फिर क्या होगा कि अब वो नया जो टिश्यू फार्मेशन हुई है वो अब थोड़ा सा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, मज़ीद उसकी स्ट्रेंथ जो है ये ज़्यादा की जाती है, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो है ये ज़्यादा की जाएगी और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बाउंड की वो इंक्रीज़ की जाएगी वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। तो वो जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन। हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन में देखिए हीलिंग ऑफ द स्किन बाउंड्स बाय द सेकंड इंटेंशन आल्सो नोन एज हीलिंग एज सेकंड यूनियन। इसमें क्या होगा कि जब एक सेल या एक टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इसमें मतलब कि गहरा ज़ख़म आ जाता है, तो एक इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज बाउंड्स एब्सेसिस बन जाएंगी, अल्सर बन जाएगा, इस्कीमिक नेक्रोसिस भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है पेरन कैमल ऑर्गन्स के अंदर। सो जो रिपेयर का प्रोसेस है उसमें फिर दोनों चीज़ें हो जाएंगी, रीजनरेशन भी होगी और स्कैरिंग भी होगी। सेकंड हीलिंग जो है वो पहली हीलिंग से मुख्तलिफ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से। इसमें देखिए इनबाउंड काजिंग द लार्ज टिश्यू डेफिसिट द फिब्रिन क्लॉट इज़ लार्जर। इसमें जो फिब्रिन क्लॉट बनेगा ज़ाहिर बात है बेटा वो भी लार्जर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्जुडेट बनेगा, नेक्रोटिक डेब्रिस है वो भी ज़्यादा बनेगा इस एरिया में। इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा स्वेर होगी, ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होगी, क्योंकि जो लार्ज टिश्यू डिफेक्ट्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, इसलिए नेक्रोटिक डेब्रिस और एक्जुडेट और फिब्रिन जो है ये भी उस एरिया में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि जो लार्ज डिफेक्ट्स हैं उनमें जो ग्रेटर पोटेंशियल होगा सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड इंजरी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड इंजरी के लिए उनके अंदर जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल होगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो बन जाएंगे। इसमें लार्जर डिफेक्ट्स जो हैं उनमें जो है वो रिक्वायर अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। लार्जर डिफेक्ट्स में एक ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ग्रैनुलेशन टिश्यू का ताकि वो उस गैप को फिल कर सकें और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकें जो कि टिश्यू की एपिथेलियम को रीग्रो कर सकें। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू जनरली रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर मैस ऑफ द स्कैर टिश्यू, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैर को भरेगा। अब फर्स्ट या प्रोविजनल मैट्रिक्स है उसमें फिब्रिन होगा, प्लाज्मिन होगा, फिब्रिन एक्टिन होगा, टाइप 3 कोलेजन और इसके साथ साथ जो है वो दो
वीक्स के अंदर अंदर जो है ये मैट्रिक्स से रिप्लेस हो जाएगा प्राइमरी या फिर टाइप 1 कोएगुलेशन के अंदर। अल्टीमेटली जो ओरिजिनल ग्रैनुलेशन टिश्यू है ये स्कैफोल्ड हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा पेल ए वेस्कुलर स्कैर के अंदर, ठीक है जी। और ये जो है वो बना होगा स्पिंडल लेस शेप फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर, जो कि डेंस कोलेजन जो है वो फ्रेगमेंट्स होते हैं इलास्टिक टिश्यूज़ के। जो डर्मल अपेंडेज होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इंसिजनल लाइन में या फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जो एपिडर्मिस है वो रिकवर करेगी नॉर्मल थिकनेस को और आर्किटेक्चर को। अब इसके साथ साथ जो है वो पहले मंथ के एंड पे क्या होगा कि जो स्कैर है वो बना होगा ए सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ साथ, जिनके अंदर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा और वो कवर हो जाएगा एक इंटैक्ट एपिडर्मिस के साथ साथ। वाउंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लार्ज सरफेसेस के ऊपर होगी, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्लोज हो जाएगी, वाउंड जो है वो इनका जो गैप है वो कम हो जाएगा, जो डर्मल के जो किनारे हैं वो आपस में करीब करीब आ जाएंगे। इनिशियल स्टेप में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है और एज फार्मेशन हो जाएगी, नेटवर्क फाइब्रोब्लास्ट का वहाँ पर आ जाएगा, मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे, मॉडिफाइड होके जो है वो क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल फीचर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल या स्मूथ मसल्स के बना देंगे। 6 महीने में क्या होगा कि एक बहुत बड़ा स्किन डिफेक्ट जो है ये कम हो सकता है 5% टू 10% ओरिजिनल साइज़ का, और लार्जली बाय द कॉन्ट्रैक्शन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है ये फ़र्ज़ करें ये कट लगा हुआ है तो यहाँ से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टिशू यहाँ से हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, हीलिंग के साथ साथ जो है ये नॉर्मल। फिर है उसके बाद बाउंड स्ट्रेंथ। जो बाउंड स्ट्रेंथ है या ज़ख़म की जो ताकत इसको कह लें, वो किस तरह से ज़ख़म जो है वो अपनी ताकत को जो है वो गेन करेगा, उसमें देखें केयरफुली सैचुरेटेड वाउंड्स हैव अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्मल स्किन। बल्कि जो नया बनने वाला टिश्यू है वो तकरीबन उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 70% होगी नॉर्मल स्किन के। जब सुचर्स जो है वो रिमूव हो जाएगा तकरीबन 1 वीक के अंदर, तो जो वाउंड होगा उसकी अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेंथ जो है वो 10% होगी अनवाउंडेड स्किन की निस्बत, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है तकरीबन 4 हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेंथ जो है इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। 4 वीक्स के अंदर रिकवरी जो है 10 साल स्ट्रेंथ की वो रिज़ल्ट होगी एक्सेसिव कोलेजन सिंथेसिस के साथ। और वाउंड स्ट्रेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 टू 80% जो है वो 3 मंथ के अंदर जाकर जो है इसकी होगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। इसमें आप लोगों ने जो है ये देखा कि किस तरह से हीलिंग होती है, हीलिंग वाउंड्स की बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन। बेटा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें स्टेप्स का देखना है कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, बाकी ये कोई इसमें ख़ास बात नहीं है जो आप जो है इसमें देखें, ठीक है ना। और फिर भी देख लें, 1-2 दफ़ा पढ़ लें, अगर ना समझ आए तो फिर बताइएगा। वैसे ये बहुत ही आसान है, देखा नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।